लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सॉल्यूशन किस तरीके से बनाया जाता है। तो हमने देखा था कि एक लिक्विड ए है, उस लिक्विड बी को हमने मिक्स करा, दोनों अलग अलग लिक्विड है, तो उनके पार्टिकल्स या उनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी है उसके अंदर, ठीक है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या अलग अलग होता है। तो जब उसको मिक्स करते हो तो एक सॉल्यूशन जो होमोजीनियस बनता है। अब जब सॉल्यूशन बन रहा है तो बहुत सारे फैक्टर उसमें इफेक्ट करेंगे। जैसे वो सारे फैक्टर किससे रिलेटेड थे कि इनके बीच में आपस में ए पार्टिकल या बी पार्टिकल के अंदर कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और नया हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा डेवलप हो रहा है, जनरेट हो रहा है या फॉर्म हो रहा है। तो हमने इसी बेसिस पे बात करी थी कि अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम हो या अलग अलग हो या कैसे हो, उसके अकॉर्डिंग हमने बोला था कि हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखा था। एक होता आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में हमने क्या बोला कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सेम होते हैं। ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी के बराबर और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के बराबर, मतलब सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें बराबर है। तो इसकी वजह से हमने जो इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक देखे थी कि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो कोई चेंज नहीं आता है, चेंज इन प्रेशर है वो भी जो मिक्सिंग करने पे वो भी ज़ीरो होता है, चेंज इन एंथैल्पी वो भी ज़ीरो होती है। हाँ, एंट्रोपी गिब्स एनर्जी के लिए हमने दो वैल्यू फिक्स कर दी थी कि एंट्रोपी हमेशा किसी भी टाइप का सॉल्यूशन है बढ़ेगी और गिब्स एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहेगी क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन हमने देख लिया था, उसके लिए ग्राफ भी हमने देख लिया था। आज हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन सेम वही लिखी है जो हमने लास्ट आइडियल के लिए दी थी, उसी टाइप में। सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन इज नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो राउल्ट्स लॉ को हर एक टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे फॉलो नहीं करता सॉल्यूशन, उसको हम टेक्निकली क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन को, जैसे हमने आइडियल सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक की बात करी थी, तो उसी तरीके हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले बात आती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो सेम लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, दो लिक्विड को मिक्स करा है, सॉल्यूशन बना है सेम, ठीक है। सेम चीज़ उसी को कंटिन्यू लेते हुए चल रही है कि ये दो लिक्विड है उनसे एक सॉल्यूशन बना है। तो अब नॉन आइडियल के केस में क्या होता है, जो ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब जो ए मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या इंट्रैक्शन है उनका, वो बी के इंट्रैक्शन के बराबर बिल्कुल नहीं होगा। और ना ही जो हमारा नया सॉल्यूशन बन रहा है जिसमें नए इंट्रैक्शन डेवलप हो रहे हैं ए और बी के बीच में, उसके बराबर नहीं होगा। जबकि आइडियल में क्या हो रहे थे, ये सारे जो इंट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सारे क्या हो रहे थे, एक दूसरे के बराबर हो रहे थे, इसलिए सारे फैक्टर भी क्या हो रहे थे, सेम हो रहे थे, ठीक है। सेकेंड फैक्टर इसमें देखिए हम डेल पी मिक्स। डेल पी मिक्स को हमने बोला नॉट इक्वल्स टू जीरो, और डेल पी मिक्स को हमने, ठीक है, लास्ट लेक्चर मैंने बताया था डेल पी मिक्स क्या होता है, पी ऑब्जर्व माइनस पी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो अगर डेल पी मिक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगी, पी ऑब्जर्व इज नॉट इक्वल्स टू पी कैलकुलेटेड। और कैसे बोल सकते हैं, पी एक्सपेरिमेंटल इज नॉट इक्वल्स टू पी थियोरिटिकल। ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंट से जो हमें पता लग रहा है, कैलकुलेटेड मतलब जो थियोरिटिकल से पता लग रहा है, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है डेल वी मिक्स, मतलब जब दोनों लिक्विड को हमने ऐड करा तो अब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, ठीक है, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन हमें मिल रहा है उसकी वैल्यू सेम नहीं आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर ये 10 ml है, ये 5 ml है, तो ये 15 ml नहीं आ रहा, या तो ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, ठीक है। सेम यही केस है, ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब ये ऑब्जर्व ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है, उसकी बात नहीं करें, बट ये जीरो नहीं होगा, मतलब इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा, चेंज होगा। इसी तरीके से वॉल्यूम भी इक्वल नहीं होगा, कुछ ना कुछ कम आएगा या कुछ ना कुछ ज़्यादा आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो सिंपल से वॉल्यूम के एग्जांपल से लेते हैं। जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग है, तो जो नया फोर्स डेवलप हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, जो नया फोर्स डेवलप हुआ सॉल्यूशन के अंदर, अगर मैंने मान लिया ये स्ट्रॉन्ग डेवलप हो गया, मतलब ए भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, पुल करेंगे, एक दूसरे को टाइटली होल्ड करके रखेंगे। तो टाइटली होल्ड करके रखने से ये जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये कहाँ नीचे की साइड शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो वॉल्यूम जितना हमें दिखना चाहिए था, जितना वॉल्यूम आना चाहिए था, उससे क्या आ जाता है, कम आ जाता है। इसी तरीके से लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर वीक होगा तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसी बेसिस पर हम नॉन आइडियल को भी डिवाइड करते हैं, वो अभी आगे देखेंगे, ठीक है। अभी पहले हम बात कर लेते हैं जनरली नॉन आइडियल किसको बोलते हैं। नहीं, तो उसमें जो डेल वी मिक्स है नॉट इक्वल्स टू, मतलब कुछ ना कुछ वॉल्यूम में चेंज आएगा, वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, डेल एच मिक्स, डेल एच मिक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसका क्या मतलब है कि जो एंथैल्पी है
उसमें वो एंथैल्पी उस सॉल्यूशन जो बना है उसके लिए ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन हमने बनाया है, सॉल्यूशन बनाते समय जब लिक्विड ए और बी को जब हमने ऐड करा तो ये बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ये बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए और ये बॉन्ड बनते समय जो एनर्जी रिलीज हुई, इन दोनों का समेशन इसके बराबर नहीं है। या तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है, हीट रिलीज, अगर ये ज़्यादा हीट रिलीज कर देगा तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, और ये कम होगा तो ये क्या कर लेगा, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा ओवरऑल सिस्टम। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट है डेल एस मिक्स। तो ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि एंट्रोपी किसी भी टाइप का सॉल्यूशन हो, आइडियल नॉन आइडियल, और नॉन आइडियल में पॉजिटिव या नेगेटिव डिविएशन, उसमें हमेशा एंट्रोपी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो ये एक बार हम बात कर चुके हैं ऑलवेज। इसी तरीके से डेल जी मिक्स भी ऑलवेज क्या नेगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमेशा, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन बनाना है, होमोजेनियस मिक्सचर बनाना है, तो डेल जी को क्या नेगेटिव होना ही पड़ेगा, तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और स्पॉन्टेनियस होगा तभी हमारा सॉल्यूशन बन पाएगा। इसी तरीके से एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है ड्यू टू डिसऑर्डरनेस। अब ये तो हमने बात कर ली बेसिक आइडियल और नॉन आइडियल में। अगर थोड़ा सा तुम देख भी रहोगे, ठीक है, अभी लास्ट लेक्चर के नोट्स देख के कंपेयर भी करोगे, तो जहाँ जहाँ पे इक्वल्स टू लिखा था वहाँ मैंने नॉट इक्वल्स टू कर दिया है। ठीक है, इन सब जगह देखो नॉट, सिर्फ इन दोनों को छोड़ के ये तो हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये नॉट इक्वल्स टू क्या है, जीरो को इक्वल, हमने बोला नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो जीरो से बड़ा भी हो सकती है वैल्यू, जीरो से छोटी भी हो सकती है। इसी बेसिस पे हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। ठीक है, अब वो हमें देखना है डिटेल में। तो टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फर्स्ट लिखा है मैंने सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, हमने बोला जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है हर एक टेम्परेचर कंसंट्रेशन पे, तो हम उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। जो नहीं फॉलो करता उसको बोलते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब राउल्ट्स लॉ से अगर वो कम वैल्यू शो कर रहा है, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आनी चाहिए थी प्रेशर की, ठीक है, वो उससे अगर कम आ रही है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं नेगेटिव डिविएशन। और अगर उससे ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डिविएशन। सिंपल है, नेगेटिव मतलब कम, पॉजिटिव मतलब ज़्यादा। तो यह लिखा सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सॉल्यूशन इन विच ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शन विल शो नेगेटिव डिविएशन। हमारे पास जो हमने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन बनाने के बाद जो हमारे नए इंटरेक्शन डेवलप हुए, ठीक है, ये नए इंटरेक्शन जो ए बी इंटरेक्शन हमारे डेवलप हुए, ये ए बी इंटरेक्शन क्या स्ट्रॉन्गर होंगे, मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके बीच में है, मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूँ ये जो बॉन्ड है ए बी का बॉन्ड, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे, बी बी के बॉन्ड से और ए के बॉन्ड से। ठीक है, अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्ड इन दोनों से, तो इस बॉन्ड में से एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा रिलीज होगी, और ये बॉन्ड इनकी कंपैरिजन में वीक है, तो इनको तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या होगी, कम चाहिए होगी। ठीक है, तो इसी पे सारे फैक्टर अब डिपेंड करेंगे। सारा खेल किसका है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में, जो भी हमारे पास लिक्विड है उनके बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, और बाद में कैसा उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ है, वीकर हो, उसी पे सारे फैक्टर जितने भी हमने पढ़े हैं, डेल पी मिक्स, डेल वी मिक्स, डेल एच मिक्स, ठीक है, सब उसी पे डिपेंड करेंगे। ठीक, तो एक बार इसको कॉपी कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम देख रहे हैं नेगेटिव डिविएशन, और नेगेटिव डिविएशन में सारे फैक्टर देखेंगे हम वन बाय वन। तो मैंने बोला कि हमने क्या बोला, नेगेटिव डिविएशन वो है जिसके अंदर ए बी, नया जो हमारा सॉल्यूशन बना उसका उनका इंटरेक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में स्ट्रॉन्गर है इंडिविजुअल लिक्विड में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है उनके इंटरेक्शन से। तो वही लिखा है मैंने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी इज ग्रेटर देन ए एंड इंटरेक्शन ऑफ ए बी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी ऑल्सो ग्रेटर देन बी बी। ठीक है, तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल वो बी बी हो या ए हो, ठीक है, प्योर लिक्विड के इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे हमेशा ज़्यादा है किसका, हमारे सॉल्यूशन का इंटरेक्शन। ठीक है, अब इसी में देखें नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारा वेपर प्रेशर। तो जो डेल पी मिक्स है, डेल पी मिक्स है उसकी वैल्यू लेस देन जीरो लिखी है मैंने, ध्यान रखना नेगेटिव डेविएशन मतलब क्या, लेस देन जीरो, तो बस हमें यही सिंबल यूज करना है। ठीक है, अगर कंफ्यूजन भी हो
तो ध्यान रखना, इसको अगर मैं उल्टा लिखता तो तुम्हें एक सिमेट्री नजर आती। ऐसे बोल सकते थे हम, जो प्योर लिक्विड है ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए बी, या बी बी इज लेस देन ए बी, तो सारे तुम्हें लेस देन वाले सिंबल आते हैं। ठीक है, तो चाहो तो इसको तुम अपने नोट्स में इस तरीके से लिख लेना, इसको उल्टा करके ए लेस देन ए बी एंड बी बी लेस देन ए बी, ताकि थोड़ा सा एक सिमेट्री नजर आए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डेल पी मिक्स है, तो डेल पी मिक्स इज लेस देन 0। इसका क्या मतलब है, डेल पी मिक्स की वैल्यू हमने क्या बताई थी, पी ऑब्जर्व माइनस पी कैलकुलेटेड होती, तो वही वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। तो ये लेस देन इक्वल्स टू 0, बस कुछ नहीं करा, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है, तो ये लेस देन हुई 0। जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पी ऑब्जर्व इज लेस देन पी कैलकुलेटेड, या पी एक्सपेरिमेंटल इज लेस देन पी थ्योरेटिकल। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हो, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, एक बार लिख दिया, एक ही टर्म में लिख रहा हूँ अभी मैं। ऑब्जर्व लिखो या एक्सपेरिमेंटल सेम, कैलकुलेटेड लिखो या थ्योरेटिकल लिखो सेम। अब पी ऑब्जर्व तो मैंने बताया था कैसे, बैरोमीटर या जो भी हमारा इक्विपमेंट होगा, एक्सपेरिमेंटली हम उसको चेक करेंगे। और पी कैलकुलेटेड कैसे करेंगे, थ्योरेटिकल हम जो राउल्स लॉ उसके अकॉर्डिंग। तो पी ऑब्जर्व ये तो आएगी हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और पी कैलकुलेटेड जो है वो हमें राउल्स लॉ से, ठीक है, जो हमने, क्योंकि यहाँ पे दोनों वॉलेटाइल है तो उसके लिए हम यहाँ से लिख लेंगे पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से। ठीक है, और ये जो पी नॉट एक्स ए, जो पी नॉट एक्स ए है, ये पी नॉट एक्स ए किसकी वैल्यू है, पी ए की, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, और ये वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये किसकी वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू। अब ये वैल्यू पी ऑब्जर्व लेस देन दिस वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि जो पी ए की वैल्यू है वो पी नॉट एक्स ए, मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि थ्योरेटिकल कैलकुलेट कर रहा हूँ, और ये किससे क्या क्या है मेरे पास, मान लो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पी ए। इसी तरीके से ये थ्योरेटिकल वैल्यू और ये क्या है उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो दोनों का जब समेशन करोगे तो जब लेस देन है तो ये पी ऑब्जर्व के बराबर आएगा या नहीं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सिंपल सा बात है। ठीक है, नहीं समझ में तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। डेल पी मिक्स का मतलब होता है लेस देन 0, मतलब जो वेपर प्रेशर हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आ रही है वो कम आ रही है पी कैलकुलेटेड से। अब इसको समझना, ठीक है, लॉजिकली कैसे। मैंने बोला कि जो हमने लिक्विड मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया, अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनकी स्ट्रॉन्गर है। अब ये एक टेम्परेचर मैंने मान लिया, टी टेम्परेचर पे 50 डिग्री पे मान लो, 50 डिग्री पे मान लिया मैंने, इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा प्योर लिक्विड का, इस पे भी उसी टेम्परेचर पे कुछ वेपर प्रेशर होगा उस लिक्विड का। इसी टेम्परेचर पे जब सॉल्यूशन को देखा तो सॉल्यूशन में जो अब हमारे पास जो पार्टिकल्स है उनका लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने की जो टेंडेंसी है वो अब क्या हो गई है, थोड़ी कम हो गई है। यहाँ पे जो लिक्विड से वेपर फेस में कन्वर्ट होने की जो टेंडेंसी थी प्योर लिक्विड में ए और बी में, वो एज कंपेयर टू इसमें ज़्यादा थी, क्योंकि इसमें ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और बी के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी जो जनरेट हुए उससे क्या है, वीकर है। यही तो लिखा हमने। तो अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलप हो गए तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। यानी तो एक्सपेरिमेंटल तो हमें क्या मिलेगा, वेपर प्रेशर उसका ऑब्जर्व कम मिलेगा, लेकिन थ्योरेटिकल हमें नहीं पता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो गया। तो थ्योरेटिकल तो हम नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला लगाएंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, लॉजिकल कैसे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब स्ट्रांग हो गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने से लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने की जो टेंडेंसी इन मॉलिक्यूल्स की अब थोड़ी कम हो गई है, तो वेपर प्रेशर भी अब क्या हो जाएगा, इनका कम हो जाएगा। इसलिए ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली तो वेपर प्रेशर कम नजर आएगा, लेकिन थ्योरेटिकल तो हम डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, और फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग तो क्या आएगी, वैल्यू ज़्यादा ही आएगी। ठीक, तो इस वजह से डेल पी मिक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, मुझे नेगेटिव मिल रही है। सेकेंड फैक्टर इसमें देखें, डेल वी मिक्स। डेल वी मिक्स की बात करें तो ये लिखा लेस देन, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन है तो लेस देन ही होगा, तो डेल वी मिक्स लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, जो सॉल्यूशन हमारा बना है, जो हमारा सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन के जो वॉल्यूम है वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या ए और बी को ऐड करके बना है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन दोनों के समेशन से थोड़ा कम आ रहा है। कम क्यों आ रहा है, क्योंकि अब हो क्या रहा है, इस सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुए, डेवलप हुए, तो ये स्ट्रांग हो गए हैं। स्ट्रांग हो गए तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाउंड करके रख रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करके रख रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल का लेवल होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, नीचे डाउनवर्ड हो जाए, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ, कोई हमें पता है भाई सॉलिड लिक्विड गैस में हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो
तो अगर किसी लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो क्लोजली बाउंड होंगे, अगर कम है तो थोड़ा लूजली बाउंड होंगे। तो इनके अट्रैक्शन कम है ए और बी के, तो ये लूजली बाउंड है तो वॉल्यूम इसका मान लिया 10 ml है, इसका 5 ml है। लेकिन जब नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुआ तो स्ट्रॉन्गर हो गए, तो अब वो क्या हो गया, 10 + 5 15 ml नहीं है, अब वो 15 ml से कुछ कम होगा, भले 14.9 होगा, 14.8 होगा, 14.5 होगा, 14 होगा, वो डिपेंड करेगा जो जितना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उससे कुछ कम होगा कि मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा पास में आ गए। जब मॉलिक्यूल पास में आ गए तो उनका लेवल भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, जो हमें दिख रहा है वो कम हो जाएगा। तो डेल वी मिक्स का मतलब जीरो का मतलब हमने बोला था डेल वी मिक्स क्या होता है, डेल वी मिक्स मतलब जीरो होने का मतलब है कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो इंडिविजुअल लिक्विड के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये लेस देन आ रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें जितना होना चाहिए उससे कम नजर आ रहा है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है। ठीक है, तो सारा खेल इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है, इसी पे सारे फैक्टर, ठीक है, 1 बाय मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसी पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ डेल एच मिक्स। डेल एच मिक्स का मतलब होता है एंथैल्पी। एंथैल्पी हमने बोला ये कैसे होता है, डेल एच लेस देन जीरो। तो यहाँ लेस देन जीरो का मतलब क्या है, हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं कि एंथैल्पी लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब है कि उसमें से हीट क्या हो रही है, ठीक है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर डेल एच की वैल्यू नेगेटिव है मतलब उसमें हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और हीट रिलीज होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मी। ठीक है, ये तो हुआ टेक्निकली, लॉजिकली समझे, ये दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है और ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गया। तो जो स्ट्रांग हो गया तो उसमें से तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और जो ये वाले जो बॉन्ड है जो हमारे इंडिविजुअल थे उसको, मतलब ये थे कि पुराने वाले बॉन्ड को तो हमने ब्रेक करना होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया इन दोनों बॉन्ड को तो ब्रेक करना होगा, और ये बॉन्ड जब ये क्या होना होगा, बनना होगा, जनरेट होना होगा। तो ये जब ब्रेक होगा तो इसके लिए तो हमें एनर्जी देने पड़ेगी, और ये जब बनेगा तो इसमें से एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि ये जो नया बॉन्ड जनरेट हुआ ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो इसमें से ज़्यादा एनर्जी भी क्या होगी, रिलीज होगी, और ये बॉन्ड वीकर है तो इसमें क्या देने पड़ेगी, कम एनर्जी देने पड़ेगी। इसलिए एनर्जी एब्जॉर्ब कम हो रही है, रिलीज ज़्यादा हो रही है क्योंकि बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। इस वजह से ओवरऑल जो प्रोसेस सॉल्यूशन बना उसमें हमें क्या मिलेगी, नेट एनर्जी रिलीज होती हुई नजर आएगी। इसीलिए वो कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, और एक्सोथर्मिक के लिए हम क्या लिखते हैं, डेल एच की वैल्यू की क्या लिखते हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो आई होप ये भी बहुत आसानी से समझ में आएगा, ये भी फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे बेसिस है। नेक्स्ट आ जाओ डेल एस मिक्स। ठीक है, इसको समझाने की बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ। एंट्रोपी हमेशा डिसऑर्डरनेस, दो अलग अलग लिक्विड को मिक्स करा हमने, तो मिक्स करने पे डिसऑर्डरनेस बढ़ गया तो एंट्रोपी तो हमेशा बढ़नी है। इसी तरीके से डेल जी मिक्स की अगर मैं बात करूँ तो डेल जी मिक्स इसकी वैल्यू भी हमेशा नेगेटिव होनी, स्पॉन्टेनियस होना ही पड़ेगा तभी सॉल्यूशन बनेगा। अब आ जाओ एक इंपॉर्टेंट चीज, ये हम पढ़ चुके हैं अभी तक, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ, ठीक है, ये हमने जहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर टॉपिक पढ़ा था पिछले कुछ लेक्चर में, वहाँ पे हमने देखा था कि जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एक लिक्विड में आपस में मॉलिक्यूल में, इसमें जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही कम ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा, और उतना ही जितना कम ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा उतना ही कम इसका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन्वर्सली। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एक नई चीज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, एक नई चीज जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ उसमें है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो उस केस के अंदर बॉइलिंग पॉइंट में ये ध्यान रखना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे कैसे डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मैंने लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा बैठे, वीडियो पॉज करें, सोचिए ये कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉइलिंग पॉइंट पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे डिपेंड कर रहा है। वेपर प्रेशर तो मैं एक्सप्लेन कई बार कर चुका हूँ और एक बार वापस कर दिया, अब बॉइलिंग पॉइंट को एक बार सोचे कैसे होगा। ठीक है, तो आई होप कुछ लोगों को कुछ क्लिक करा होगा। ठीक है, देखते हैं हम कैसे। हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन याद करो, मैंने क्या लिखा है इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, 3 टर्म पढ़े थे। तो चलो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं क्योंकि हम जनरली नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ही देखते हैं। तो मैं अगर वाटर मेरे पास है तो मुझे पता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमने डेफिनेशन क्या बताई थी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की, कि
जो इस लिक्विड का मतलब वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है, जिस टेम्परेचर पे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 atm या 760 mmHg के बराबर हो जाएगा, वही टेम्परेचर इसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसा है। फॉर एग्जांपल के लिए अभी थोड़ी देर के समझ लो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ठीक है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में होगा, ठीक है, तो इस लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी उतनी ही क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। अगर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी उसकी कम होगी तो उसमें वेपर्स भी कम बनेगी। अगर वेपर्स कम बनेगी तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, और वेपर प्रेशर कम होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के उसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिक्विड से वेपर में और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए अब अपने आप तो होगा नहीं उस टेम्परेचर पे, तो हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी आई होप आया होगा समझ में, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। मैंने पानी के लिए बताया, और कोई लिक्विड ले लो, कोई भी XYZ, ये लिक्विड ए है, ठीक है। तो लिक्विड ए है, तो इसके अंदर जो यानी पानी के लिए क्या एक्सप्लेन करा, ठीक है, वापस वाटर को लेके कर लेता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि वाटर जनरली 100 डिग्री पे क्या होता है, बॉईल होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है। क्यों, क्योंकि उस टेम्परेचर पे वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। लेकिन अगर किसी भी वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में स्ट्रॉन्ग कर दूँ, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग करने पर उसी 100 डिग्री पे लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होने की जो टेंडेंसी है, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया 10 मॉलिक्यूल को कन्वर्ट होना था, वो 10 मॉलिक्यूल इतना वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं जो कि वो किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल 10 की जगह 8 ही कन्वर्ट हो पा रहे हैं, क्योंकि किसी भी वजह से हमने मान लिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका बढ़ गया है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो अब 8 जो मॉलिक्यूल ऊपर गए लिक्विड से वेपर फेस में, वो वेपर प्रेशर उतने वेपर्स नहीं बना पा रहे जिससे वेपर प्रेशर इतना हो जाए जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो। तो अब मुझे 10 मॉलिक्यूल करने, उस 8 को 10 करने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी देने पड़ेगी यहाँ से। और एनर्जी किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। हीट के फॉर्म के मतलब मुझे टेम्परेचर क्या होगा, उसका बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से बढ़ के कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जितना ज़्यादा अगर कंपेयर करूँ ए और बी में, तो इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मुझे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी देने पड़ेगी, ज़्यादा हीट देने पड़ेगी, तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कम एनर्जी, कम हीट और कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो जो कम टेम्परेचर पे बॉईल हो जा रहा है, ठीक है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है और उसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर बराबर हो जा रहा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। और इसमें ज़्यादा देना पड़ रहा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आई होप मैंने, ठीक है, कोशिश करी बहुत अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है, और बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी, सबको ईजिली समझ में आया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये अब मैं एक्सप्लेन मैंने कर दिया एक बार, अब मैं हमेशा, ठीक है, डायरेक्ट एक रिलेशन ही बता रहा हूँ मैं कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इन दोनों से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दोनों इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अगर किसी लिक्विड का, अगर दो लिक्विड को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, इसमें ऐसे क्वेश्चन भी बना सकते हैं कंपैरिजन के, हमें लिक्विड दे दी 4 ABCD, अगर उनका वेपर प्रेशर का ऑर्डर हमने दे दिया A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन C, C इज ग्रेटर देन D, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ABCD। तो उस केस में अगर ये वेपर प्रेशर का ऑर्डर मैंने दे दिया A का ज़्यादा है B से, B का ज़्यादा है C से, C का ज़्यादा है D से, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, तो उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। यानी आ रही बात समझ में। तो ऐसे 2-4 किसी को आप कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो हुआ, हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ली है, वेपर प्रेशर की बात कर ली है, दोनों में रिलेशन की बात कर ली है। अब ये ग्राफ दिख रहा होगा तुम्हें इस स्क्रीन पे, ये ग्राफ जो मैंने बनाया, तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ा मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है, ठीक है, बोल्ड लाइन से नहीं बनाया। और ये जो ग्राफ है तुम ऑलरेडी देख चुके हो, ऐसा ही ग्राफ हमने किस में पढ़ा था, मतलब सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल सॉल्यूट में, जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों कैसे होते हैं, वॉलेटाइल।
और अभी जब हमने आइडियल के लिए पढ़ा था, मैंने बोला था ये ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो वो तो मैंने प्रॉपर बोल्ड लाइन से बना दिया था। सेम मैंने ग्राफ बना दिया ऐसा ही, लेकिन अब मैंने क्या डैश डैश करके ये लाइनें खींची, ठीक है, बोल्ड लाइन से नहीं खींची। ऐसा क्यों करा, इसको समझना है। अब जो ग्राफ होता है नॉन आइडियल के लिए, वो आइडियल से अलग होगा, क्योंकि चीज़ ही अलग होगी, अब तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बदल गया। अब उसमें भी हमने नॉन आइडियल में दो चीज़ बात कर ली। एक तो क्या, एक हमने बात कर ली है इसके अंदर नेगेटिव डिविएशन की, इसी तरीके से एक पॉजिटिव डिविएशन होता है। तो पहले हम नेगेटिव डिविएशन की तरफ, तो नेगेटिव डिविएशन के लिए हमने बोला है कि जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर होता है, जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर होगा वो कैलकुलेटेड से कम होगा। तो ये जो लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, ये प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, और ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये बताइए, ये जो लाइन पी रिप्रेजेंट कर रही है हमें किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को। तो एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर आएगा वो इस कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से, ये लाइन शो कर रही है हमें कैलकुलेटेड की, लेकिन जो ऑब्जर्व होगा वो इससे कम होगा। यानी आई बस समझ में, मतलब वो कैसे होगा, इस लाइन के नीचे से आएगा। और इसका जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, नहीं ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि मैं ऊपर बनाना है नीचे, तो नेगेटिव डिविएशन में हर चीज़ नेगेटिव दिख रहा है, लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन, इन दो फैक्टर को छोड़ के, तो ग्राफ भी क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक। तो इसका ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, इस लाइन से थोड़ा सा क्या होगा, नीचे की साइड होगा, और फिर ये बढ़ता हुआ इस तरीके से इस पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है पी ए का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन ए, तो ये इस तरीके से दिखेगा तुम्हें, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। इसी तरीके से बी का तुम्हें ग्राफ दिखेगा, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव डिविएशन दिखाता है, और ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, ठीक है। तो ये पी ए का ग्राफ है जो कि लेस देन होगा, ठीक है, तो ये दिख ही रहा है लेस देन है। ये पी बी का ग्राफ है, ये लेस देन होगा, और ये भी हमें दिख ही रहा है। ये हो गई सारी बातें। अब एक यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं नेगेटिव डिविएशन की हमने बता दिया, मतलब ये नॉर्मल होना चाहिए था कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल, लेकिन उससे थोड़ा सा नीचे आता है इसके वेपर प्रेशर की वैल्यू ड्यू टू नेगेटिव डिविएशन। अब यहाँ पर क्या है, देखो ऐसे हम जो, ये तो बताता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ मैंने पूरी वैल्यू नहीं लिखी एक्स से एक्स बी 0 1, वो जरूरत नहीं है, बस मैंने जनरल एक बताने के लिए हमने कैसे ड्रॉ करते हो मैंने बता दिया था। इधर पैरेलल लाइन में प्रेशर ड्रॉ करें, ये प्रेशर की वैल्यू मैंने मान लो 5 एटीएम है, फिर ऐसे ऊपर खींचूंगा तो 10 15 20 25 इस तरीके से, मतलब इस तरीके से ऊपर बढ़ूंगा तो वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में एक पॉइंट आ रहा है जो बिल्कुल मैंने मान लिया, ठीक है, और ये एनसीईआरटी वगैरह में मिल जाएगा ग्राफ। तो ये पॉइंट मैंने मान लिया, ये पॉइंट सबसे मिनिमम पॉइंट है, यहाँ पर वेपर प्रेशर की ऐसे पैरेलल लाइन खींचेंगे तो मिनिमम आएगी, ऐसे ऊपर जाते जाएंगे तो बढ़ती जाएगी, इसकी वैल्यू दिख भी रही है बढ़ रही है। तो यहाँ पहले कुछ ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे कम होती होती मिनिमम हुई, और फिर इस तरीके से ये बढ़ती है। तो मैंने मान लिया ये वो पॉइंट है जहाँ मिनिमम है। अब ये जो पॉइंट मिनिमम है, ठीक है, इसको भी लिख देता हूँ, ये पी ए के लिए ग्राफ है, और ये पी बी के लिए ग्राफ है, और ये पी ऑफ सॉल्यूशन। ये जो मिनिमम पॉइंट है यहाँ पे वेपर प्रेशर, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, मिनिमम होगा उस सॉल्यूशन का। अगर इस सॉल्यूशन का यहाँ पर वेपर प्रेशर मिनिमम होगा तो क्या मैं बॉइलिंग पॉइंट बोल सकता हूँ, यहाँ पे इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। यानी आ रही बात समझ में, ये रिलेशन मैंने क्यों निकाला, ठीक है। और ये बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम से क्या मतलब है वो अभी आगे हम टर्म देखेंगे, बस अभी इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये एक मिनिमम पॉइंट है जहाँ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिनिमम है। तो वेपर प्रेशर अगर मिनिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम, तो ये बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, वेपर प्रेशर मिनिमम होगा इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। तो आई होप सारे फैक्टर समझ में आए होंगे, ग्राफ कैसे ड्रॉ करा वो समझ में आया होगा, और वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये हर तरीके सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। ये मैंने एक बार बस कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली तुम्हें बता दिया कैसे होता है, ठीक है, और इसको एक बार देख ले और जल्दी से नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अब आ जाओ कुछ नए टर्म्स है जिसको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। फर्स्ट टर्म है यहाँ पे मैंने लिखा है, तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एजियोट्रॉप, AZEOTROPE, एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप किसको बोलते हैं? अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स which has a constant boiling point. A mixture of two liquids which has a constant boiling point. constant boiling point का मतलब है कि मैंने A और B को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया। उस मिक्सचर में, उस सॉल्यूशन के अंदर जो A और B है, उन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट आ गया, वो अब क्या आ गया? एक कांस्टेंट आ गया, एक फिक्स वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी को मैं लिखता हूँ, अगर मैंने A और B को मिक्स करके मिक्सचर बनाया, तो अब इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया 70 डिग्री पे या 80 डिग्री पे ही क्या होगा? बॉईल हो जाएगा, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स अलग अलग है। तो अगर ये चीज़ तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो मैं याद दिलाता हूँ। पिछले लास्ट कुछ 1-2 लेक्चर पहले तुम जाओगे तो हमने पढ़ा था डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ठीक है, ये हमने टॉपिक पढ़ा था। उस टॉपिक के अंदर हमने ये देखा था, उसके आगे हमने देखा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कॉन्सेप्ट को हमने जब समझा था, तो मैंने बताया था एक न्यूमेरिकल की हेल्प से कि दो लिक्विड है तो उनका वोलेटाइल नेचर अलग अलग होता है, और वोलेटाइल नेचर अगर अलग अलग है तो वेपर्स बनाने, वेपर फॉर्म में उनकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी? अलग अलग होती है। नहीं, अगर अलग अलग है उसका मतलब क्या है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट तो कभी सॉल्यूशन का एग्जैक्ट सेम नहीं होगा कि हर पार्टिकल एक ही टेम्परेचर पे क्या हो? बॉयल होने लग जाए। ठीक है, और थोड़ा भी आगे समझ में आएगा, पहले मैं डेफिनेशन बात कर रहा हूँ। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका क्या हो? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो, इसी को फिर एक नाम दिया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है वो आती है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसको होता है? एजियोट्रॉप तो क्या होता है? ऐसा मिक्सचर जिसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? सेम होता है, चेंज नहीं होता है, मतलब फिक्स होता है। मतलब मान लिया मैंने 70 सॉल्यूशन या मिक्सचर जो है उसका अगर 70 है तो 70 पे बॉईल होगा ही नहीं, ना कम पे होगा, ना ज़्यादा होगा, ना कोई वेरिएशन होगा। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है? द मिक्सचर इन विच ऑल कंपोनेंट हैव आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। द मिक्सचर इन विच all component have identical value of boiling point and having same composition of component in both liquid phase and vapor phase. So it is not possible to separate component in pure form. ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, अब इसका मतलब समझ लेना क्या बोला है। पहली बात तो जो कंपोनेंट है हैव आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैंने सॉल्यूशन बनाया है या मिक्सचर बनाया है ए और बी, तो ये जो मिक्सचर बना है ए और बी का, अब इसमें हर एक पॉइंट, क्योंकि ये ए है और ये कैसा है? बी है, तो इसमें ए और बी अब कैसे, अगर ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना है, तो अब ये दोनों पार्टिकल्स आइडेंटिकल टाइप बिहेव करेंगे। अब मैं ये नहीं बता सकता इसमें ए ये है या बी ये। ठीक है, इनमें इनकी सारी प्रॉपर्टीज कैसे हो जाएगी? आइडेंटिकल हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एंड हैविंग सेम कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट इन बोथ लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। ठीक है, इसका मतलब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने बोला था वहां पर, हमने जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, तो हमने बोला था कि जो लिक्विड फेज में ज़्यादा जो वॉलेटाइल होगा, वेपर फेज में उसका मोल फ्रैक्शन या उसके मोल्स भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे यानी। ठीक है, तो हमने बोला था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम क्या करते हैं? ऐसे कंडेंसेट, फर्स्ट कंडेंसेट, सेकंड कंडेंसेट, थर्ड कंडेंसेट, इस तरीके से लगा के हम क्या कर लेते हैं? जो ज़्यादा वॉलेटाइल है वो हर एक सब्सिक्वेंट, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव कंडेंसेट के बाद उसका वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो बढ़ती जाएगी, तो जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो हम उसको क्या कर लेंगे? सेपरेट आउट कर लेंगे। लेकिन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में क्या होता है कि जो मोल फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स ए का मोल फ्रैक्शन मैंने मान लिया 0.4 है, तो एक्स बी का अपना आप क्या हो जाएगा? 0.6, क्योंकि दोनों का समेशन कितना होना चाहिए? 1। तो वेपर फेस में भी इनका मोल फ्रैक्शन 0.4 एंड वाई बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.6। मतलब जो मोल फ्रैक्शन या जो कंपोजिशन इनका लिक्विड फेस में था, सेम कंपोजिशन इनका वेपर फेस में, उसकी मोल फ्रैक्शन की कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। भले ही इंडिविजुअल कंपोनेंट में ए ज़्यादा वॉलेटाइल हो या कम वॉलेटाइल हो बी से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब अगर दो लिक्विड ने मिलकर अगर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लिया,
तब उनमें क्या होता है, वो सारे कंपोनेंट एक जैसे आइडेंटिकल बिहेव करते हैं, और आइडेंटिकल बिहेव कर रहे हैं तो उनको वेपर बनाने की हर एक पार्टिकल की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और सेम हो जाएगी तो जो मोल फ्रैक्शन हमें लिक्विड फेस में मिल रहा है वही हमें कंपोजिशन किस में मिलेगा, वेपर फेस में। और जब ऐसा हो जाएगा तो क्या कभी मैं कंडेंसेट कितने भी इनफाइनाइट कंडेंसेट में यूज कर लूँ, क्या इन दो ये जो दो लिक्विड के मिक्सचर बने इनको कभी सेपरेट कर सकता हूँ, कभी नहीं। तो एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, जिसमें हर एक कंपोनेंट, ठीक है, दो तीन जो भी हो, वो सारे मिलके क्या होते हैं, आइडेंटिकली बिहेव करते हैं, सेम पार्टिकल जैसे बिहेव करने लगते हैं, और उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। और इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि इनमें जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो क्या होता है, सारे सेम होने की वजह से जो लिक्विड फेस में, क्योंकि सब पार्टिकल्स एक जैसे बिहेव कर रहे हैं, अब मैं बोल सकता हूँ सारे ए टाइप हो गए या सारे बी टाइप हो गए, कुछ भी बोल दो आप, या ए बी कम ए और बी दोनों मिक्स होकर कुछ नया टाइप का बना लिया, तो वो सब एक जैसे बिहेव कर रहे हैं। एक जैसे बिहेव कर रहे हैं तो वेपर्स भी क्या बनेगी, जो लिक्विड में थी उतनी ही बनेगी। अब मैं बता ही नहीं सकता इसमें ए और बी कौन है, तो मोल फ्रैक्शन में उनका क्या रहेगा, लिक्विड और वेपर फेस में सेम। और ये कभी जब चेंज होगा ही नहीं तो कभी इन दोनों को मैं सेपरेट आउट कर ही नहीं सकता फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड से कंडेंसेट यूज करके। तो आई होप एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर भी समझ में आया होगा क्या मतलब है, हर एक लाइन को मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब आ जाओ, ये एज़ोट्रॉप या एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर मैं यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ। अब जो हम नेगेटिव डिविएशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक टर्म तुम्हें एनसीईआरटी या कई बुक्स में या कभी क्वेश्चंस में एक टर्म मिलेगा तुम्हें, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप का क्या मतलब है, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप का मतलब ये है, द एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स in which boiling point of mixture is greater than boiling point of individual liquids। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप क्यों बोला है, ठीक है। पहला तो मैं इस ग्राफ से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ जो अभी हमने इसके लिए ड्रॉ करा था। तो ग्राफ में हम देखेंगे तो नेगेटिव डिविएशन के केस में वेपर प्रेशर एक पॉइंट आता है जहाँ वेपर प्रेशर मिनिमम होता है, उसी पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम। तो ध्यान कैसे रखेंगे, नेगेटिव डिविएशन में वेपर प्रेशर मिनिमम होता है एक पॉइंट पे, तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मैक्सिमम, इस पॉइंट पे इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ मैं जब ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगी, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मिलेगी। अगर मैं एक्स ए की वैल्यू इस साइड बढ़ा रहा हूँ तो एक्स बी की वैल्यू इस साइड क्या बढ़ेगी। तो मैंने मान लिया एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे 0.2 है तो एक्स बी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, अपना 0.8। मतलब ये वो कंसंट्रेशन है, ये वो कंपोजिशन है, मैंने मान लिया कि यहाँ पे एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बन गया है। अब ये एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर अगर बन गया है तो ये इनका जो मोल फ्रैक्शन है, ये जो कंसंट्रेशन है, ये अब कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, जब तक एक्सटर्नली हम कुछ उसमें इंपैक्ट नहीं कर रहे। तो वो लिक्विड फेस में भी 0.2 ए का रहेगा और वेपर फेस में भी 0.2 रहेगा ए का। ऐसे 0.8 लिक्विड फेस में मोल फ्रैक्शन बी का रहेगा और 0.8 मोल फ्रैक्शन रहेगा वेपर फेस में बी का। तो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बनने पे, ठीक है, ये जिस पॉइंट पे बन रहा है और अगर वो पॉइंट बॉइलिंग मिनिमम वेपर प्रेशर वाला पॉइंट है तो बॉइलिंग पॉइंट वाला क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम वाली वैल्यू हो जाएगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। अगर कोई सॉल्यूशन इस पॉइंट पे, अगर कोई सॉल्यूशन इस पॉइंट पे क्या बना ले रहा है, अगर कोई सॉल्यूशन इस पॉइंट पे एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बना ले रहा है, तब हम उसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। तो द एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स in which boiling point of mixture is greater than boiling point of individual liquid। अब इसको क्या बोला हमने, इसका क्या मतलब है कि जो दो लिक्विड कंबाइन हुए तो उनका कोई इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट तो होगा ही होगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया यहाँ पर ए का, टी का मतलब है, ठीक है, टेम्परेचर, बी का मतलब क्या होगा, बॉइलिंग। तो ये मेरा बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर किसका, ए का, ए सब्सटेंस का ये बॉइलिंग पॉइंट है, वो मैंने दे दिया 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक एग्जांपल लिया मैंने समझाने के लिए, थोड़ा फिजिकली समझ में आए। फिर मैंने कोई एक बी जो कंपोनेंट लिया उसका बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंटली मैंने देखा कितना आ रहा है, 70 डिग्री सेल्सियस। जब ए और बी को मैंने मिक्स करा तो वो दोनों क्या कर ले रहे, एक एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बना ले रहे। वो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बनाया, कहाँ पर बनाया उन्होंने, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट पे। तो अब वो जो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर है उसका मतलब है कि अब जो इन दोनों को मिक्स करने पे सॉल्यूशन जो हमारा बना है, जो सॉल्यूशन हमारा बना है वो दोनों में से जिसकी वैल्यू भी मैक्सिमम है
उससे भी ज़्यादा क्या होगा, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा। वो भले 71 हो, 75 हो, 80 हो, 100 हो, कितनी भी हो, लेकिन ये फिक्स है कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पे जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो इंडिविजुअल लिक्विड के ऐड होने से जो बना है उन लिक्विड्स के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से तो क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। नहीं तो दोनों के दो है तो दोनों के इंडिविजुअल से ज़्यादा होगा, तो उनमें से कोई भी एक तो ज़्यादा होगा, और जो ज़्यादा है उससे भी सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो वही मैंने बताया कि ए अगर 50 है, बी 70 है, तो दोनों में से ज़्यादा कौन सी है, 70। इससे भी सॉल्यूशन की जो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये फिजिकली मैंने एग्जांपल समझाने का। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्यों बोला है, क्योंकि दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे भी वो जो सॉल्यूशन बना है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो बना है, उसकी वैल्यू क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट की ज़्यादा होती है। ठीक है, दूसरी बात, ग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि अगर वो ये जो मैक्सिमम तब के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अब कहाँ, ठीक है, दूसरी बात ये कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कब बनेगा, कहाँ बनेगा, क्या उसकी कंसंट्रेशन होगी, ये हमें कुछ पता नहीं होता, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते। क्या कोई दो लिक्विड हमेशा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते। क्या अगर कोई लिक्विड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना रहा है तो क्या उसकी कोई फिक्स कंसंट्रेशन की वैल्यू होती है, बिल्कुल हाँ, उनकी कंसंट्रेशन की वैल्यू एक फिक्स होगी कि इसी कंसंट्रेशन पे ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंटल होती है, तो उतना डिटेल में हमें इस टॉपिक को नहीं पढ़ना। हाँ, हमारे जो सिलेबस में है, ठीक है, कंपटीशन के हिसाब से और बोर्ड लेवल के हिसाब से, तो उस लेवल की बात हम उससे कहीं ज़्यादा डिटेल में कर चुके हैं, मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, तो बात ये कि पहला तो एक ग्राफ में ध्यान रखना है कि अगर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप उसने पूछा है, तो जहाँ पे वेपर प्रेशर की वैल्यू नेगेटिव डेविएशन के लिए मिनिमम आ रही है, तो उस जगह पे वहाँ पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। और उस जहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हुआ तो क्या हमेशा ऐसा होगा कि यार लिक्विड के लिए, नहीं, ये मैं कह रहा हूँ अगर अगर इस बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पर हमारा मैक्सिमम, अगर इस कंसंट्रेशन पे उसने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लिया तो तब मैं उसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलूंगा। ऐसा नहीं है कि हर जगह हर लिक्विड के मैक्सिमम वैल्यू पे मैं उसको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलूंगा। ठीक है, ये भी याद रखना, अगर इस पे बना लिया तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अगर यहाँ बना लिया तो मैं सिंपली, अगर मैंने मान लिया यहाँ पर ये 0.7 वैल्यू हो गई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स ए की वैल्यू, ठीक है, तो आधे से तो ज़्यादा ही है, तो यहाँ पे 0.3 होगी बी की। तो अगर इधर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना रहा है तो मैं इसको नॉर्मल क्या बोलूँगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलूँगा। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में यहाँ बनाया जहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, मैक्सिमम हो, तो ये जो कंसंट्रेशन होगी ए और बी की, तो उस केस में इस पॉइंट को मैं बोलूँगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। आई होप काफ़ी डिटेल में मैंने इसको समझाने की, बताने की इजी वे में कोशिश करी है, ग्राफ से भी और एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर भी। ठीक है, अब कुछ इसके एग्जाम्पल से वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में ध्यान रखें, एग्जाम्पल इसके स्पेसिफिक, ठीक है, एक थोड़ा सा एक मैं बेसिक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, किस तरीके से अगर कभी अननोन के फॉर्म में आ जाए, नोन तो ये जो एग्जाम्पल है इनको तो याद ही रखना, लेकिन अननोन के फॉर्म में आ जाए तो मैं कह रहा हूँ कि जो हमने नेगेटिव डेविएशन है वो कैसे शो करा है, नेगेटिव डेविएशन हमने शो करा है कि नए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, इंडिविजुअल के पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नए वाले ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा जो बॉन्ड बना है ए और बी के बीच में, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया है जो पहले से जो बॉन्ड है उनसे कुछ ज़्यादा इफेक्टिव है। और जनरली, ठीक है, इस टाइप के एग्जांपल इस टॉपिक पे जो जनरली मिलते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। भाई ए लिक्विड है, उसके बीच में मान लिया मैंने वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बी के अंदर वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब मैंने नया क्रिएट करा तो अब ए और बी के बीच में क्या वंडरवॉल की जगह कैसा आ गया, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिंग है, हम सॉल्यूशन को क्या से बात कर रहे हैं, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर होते, कोई नया नहीं बन रहा हमारा कंपाउंड। हाँ, ए और बी दोनों प्रेजेंट है, लेकिन उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नया जनरेट हो रहा है। इनमें वंडरवॉल था, इसमें भी वंडरवॉल था, लेकिन अब कैसा जनरेट हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट हो गई है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो मॉलिक्यूल कैसे हो जाएंगे, आपस में बहुत पास पास में आ जाएंगे और सारे फैक्टर उस पर डिपेंड करेंगे। तो एक बेसिक आइडिया दिया, अगर अननोन हो और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे रखा हो तो कैसे हम देखेंगे। उसके अलावा इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम में पूछे गए, 4 ऑप्शन देखे कि इसमें नेगेटिव डेविएशन कौन सा एग्जाम्पल शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन कौन सा एग्जाम्पल शो कर रहा है। तो वो चीज़ें, ठीक है, तो वो चीज़ें हमें याद ही रखने पड़ेगी। ठीक है, तो उसका कुछ सबसे पहला एग्जाम्पल है वाटर प्लस इनऑर्गेनिक एसिड्स।
इनऑर्गेनिक एसिड्स कौन से हैं? HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, HClO4, ठीक है, सब कैसे कहलाते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। आई होप अब तो हम इनके बारे में कई बार बात कर चुके हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है, और GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने बात करी, तो अब इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड तुम्हें पता लगने लग गए होंगे। अब इसमें क्यों होता है? क्योंकि इसमें भी देखो जो हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन से अटैच्ड है और इसमें भी तुम्हें हाइड्रोजन मिल जाएंगे, या इनके ऊपर ऐसा मॉलिक्यूल है जैसे क्लोरीन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, सल्फर पे लोन पेयर, फॉस्फोरस पे लोन पेयर, ठीक है। तो डोनर मिल गया, एक्सेप्टर मिल गया, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल है जिसको ध्यान ही रखिए, CS2, ठीक है, कार्बन सल्फाइड प्लस एसीटोन CH3CO CH3 और एसिटल्डिहाइड CH3CHO। आइदर इस ये लिक्विड और ये लिक्विड मिक्स करो, आइदर ये लिक्विड और ये एसिटल्डिहाइड मिक्स करो, दोनों मिलके कैसा बनाते हैं जो सॉल्यूशन? नेगेटिव डेविएशन जो शो करता है, मतलब जो फाइनल सॉल्यूशन मिला है वो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। इसी तरीके से CHCl3 ये कहलाता है क्लोरोफॉर्म। CHCl3 को क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। इसको एसीटोन के साथ मिक्स कर दो CH3CO CH3, या बेंजीन के साथ मिक्स कर दो C6H6, या टॉल्विन C6H6 CH3 के साथ मिक्स कर दो, ये भी कैसा शो करता है? नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो लॉजिकली थोड़ा देख सकते हो, लेकिन आई होप एज इट इज एग्जांपल याद रखो, क्योंकि एक बार पूछा गया तो जो चीज़ पूछी गई है तो उस पर उस तरह के क्वेश्चन बढ़ने की जो पॉसिबिलिटी वो फिर बढ़ जाती है कि ऐसा आ सकता है, ठीक है। तो जो मैंने लिख दिया एग्जांपल, H2 प्लस इनऑर्गेनिक एसिड दोनों मिलके कैसे बनाएंगे? नेगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। CH2 प्लस एसीटोन और एसिटल्डिहाइड, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन प्लस बेंजीन प्लस टॉल्विन, ठीक है। चाहो तो नाम भी लिख लेना, मेरे से फॉर्मूले लिखे। अब एक चीज़ जो एग्जाम्पल इसका तुम्हारे NCERT में भी दे रखा है, उसको ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल लिखा है कौन सा? क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन वाला। तो ये मैंने यहाँ लिखा है 3 Cl लगे हुए और एक H लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म, ठीक है। कॉमन नेम है, जनरल नेम है इसका क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म और ये हमें दे रखा है एसिडोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो मैंने बोला हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक होना चाहिए डोनर और एक होना चाहिए एक्सेप्टर। तो डोनर मतलब एक लोन पेयर ये है इसके पास, एक लोन पेयर ये, दो लोन पेयर है, तो डोनर तो है। एक्सेप्टर के लिए हमने बोला हाइड्रोजन उस एटम से अटैच्ड होना चाहिए जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, लाइक फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तीन ही एटम की हम जनरली बात करते हैं। हाइड्रोजन अटैच्ड विथ फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। लेकिन क्या ये हाइड्रोजन फ्लोरीन से अटैच्ड है, ऑक्सीजन से अटैच्ड है, या नाइट्रोजन से अटैच्ड है? नहीं, तीनों से अटैच्ड नहीं। तो फिर अब यहाँ पर हमें क्या देखना है? इस पर्टिकुलर केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक स्पेसिफिक एक्सेप्शनल एग्जांपल है। कैसे? कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन अटैच्ड है क्लोरीन से, इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। तो ऐसा मान लो -I इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा? क्लोरीन। यहाँ से ये वाला क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, यहाँ से ये वाला क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। तो इस कार्बन के ऊपर 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है क्लोरीन, ठीक है। तो तीन क्लोरीन की वजह से इस कार्बन पे हाईली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। वो पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप हो रहा है वो क्या करता है? फिर इसके यहाँ से हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? पुल करने लगता है, और पुल करने से यहाँ पे इसके ऊपर भी क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। मतलब क्या हुआ? 3 क्लोरीन लगे हुए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, 3 क्लोरीन की वजह से क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुई, तो वो उसने किससे पूरी करी? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से अपनी तरफ वैसे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई, तो इसने क्या करा? इलेक्ट्रॉन को पुल करा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो जाता है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यही काम कौन करता है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन करता है। वो ना करके कार्बन के साथ 3 क्लोरीन अटैच्ड है, उन्होंने कर दिया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये एक्सेप्टर हो गए, डोनर हो गए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को जब मिक्स करोगे तो इसमें फाइनल जो दोनों मॉलिक्यूल है इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो हमारा ये एक एग्जाम्पल पड़ जाता है नेगेटिव डेविएशन का, ठीक है। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन मेरे को एक साथ सारी चीज़ें लेनी ज़रूरी थी क्योंकि पूरा एक टॉपिक लिंक्ड है ये, ठीक है। सारे टर्म एजिट्रोपिक मिक्सचर, नॉन आइडियल, नेगेटिव डेविएशन, अगर मैं इसको 2-3 लेक्चर बनाता तो शायद वो कंटिन्यूटी नहीं बनती और समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, ठीक है। तो वीडियो बड़ा है, पॉज कर करके बार बार रिवाइंड करके देख लेना कहाँ क्या कन्फ्यूजन हो रहा है। बहुत डिटेल में मैंने, ठीक है, बहुत डिटेल में, ठीक है। लिखने का काम मैं बहुत कम कर रहा हूँ, जो नोट्स स्पेसिफिक बनवा रहा हूँ, लेकिन समझाने का, ठीक है, डाउट ना रहे तो समझाने में मैं कोई कमी नहीं रख रहा हूँ। हर चीज़ को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। तो ध्यान से वीडियो को सुने, ठीक है, देख तो रही हो, नोट्स तो दिखे, लेकिन सुने तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे
ठीक है, आज के लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं, थोड़ा बड़ा है तो आराम से, ठीक है, जितना हो टाइम लेना और प्रॉपरली इसको आराम से देखना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉजिटिव डिविएशन को लेके आगे बढ़ेंगे। तो आई होप ये लेक्चर थोड़ा समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक यू। कॉपी कर ले इसको जल्दी से एक बार।